Hello everyone. So in today's lecture we are going to discuss the important topics of CPC for Punjab Judiciary Mains Exam. In the last lecture मैंने आपको उसमें भी कुछ टॉपिक्स रिवाइज करवाए थे. So आज के लेक्चर में हम और टॉपिक्स रिवाइज करेंगे इस चीज़ को लेके. If before I start with the lecture, देर इज़ वन इम्पॉर्टेंट न्यूज़. अगर आपको जुडिशरी के पंजाब जुडिशरी मेंस के लिए टेस्ट देने हैं देन दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू. यू कैन जस्ट अवेल दिस ऑफर एट 4999 ओनली बाय यूजिंग दिस कोड. इसमें आपको क्या चीज़ें अवेलेबल हैं? इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर टेस्ट अवेलेबल हैं एंड दीज आर द डेट्स दैट आर गिवन 15 to 19, 23rd to 27, 5th to 7th of March. तो 3 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे मेंस के एग्जाम के लिए प्लस मॉडल आंसर्स विल बी गिवन. एनालिसिस सेशन होगा टॉप एजुकेटर से एंड ईच मॉक टू हैव सिविल लॉ 1, 2, क्रिमिनल लॉ, इंग्लिश एंड पंजाबी पेपर. तो दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू. इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. So I'm going to start with the first topic that is important. What is या तो क्वेश्चन आपको आ सकता है what is a necessary party and proper party. ठीक है, शॉर्ट नोट कैन बी आस्क्ड ऑन दिस. या फिर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज. ठीक है, इफेक्ट क्या होगा मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज का. सो दिस इज गिवन वेयर दिस इज डेल्ट अंडर योर ऑर्डर 1 रूल 9. ऑर्डर 1 रूल 9 डील्स विद मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज. तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज अ नेसेसरी पार्टी एंड व्हाट इज अ प्रॉपर पार्टी. कि नेसेसरी पार्टी क्या होती है एंड प्रॉपर पार्टी क्या होती है. तो नेसेसरी पार्टी इज वन whose presence is indispensable to the suit. That means without whom no effective order can be passed by the court. जिसकी absence में कोर्ट कोई भी इफेक्टिव ऑर्डर को नहीं पास कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर सूट फॉर पार्टीशन है कोई, सो जितने भी शेयरर्स हैं वो क्या होंगे, दे आर नेसेसरी पार्टीज. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर पार्टी. प्रॉपर पार्टी का मतलब होता है कि जिसकी एब्सेंस में इफेक्टिव ऑर्डर तो पास किया जा सकता है, इन हुज एब्सेंस इन इफेक्टिव ऑर्डर कैन बी पास, बट जिसकी प्रेजेंस जरूरी है कंप्लीट एंड फाइनल डिसीजन ऑफ द सूट के लिए, but whose presence is necessary for complete and final decision on the question involved in the proceeding. That is the meaning of a proper party. फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रॉपर पार्टी की एग्जाम्पल लें, सो अगर कोई सूट चल रहा है टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में, देन सब टेनेंट क्या हो गया, दैट इज अ प्रॉपर पार्टी. तो नेसेसरी पार्टी वो है जिसकी एब्सेंस में कोर्ट कोई इफेक्टिव ऑर्डर नहीं पास कर सकती. प्रॉपर पार्टी वो है जिसकी एब्सेंस में कोर्ट इफेक्टिव ऑर्डर तो पास कर सकती है, बट जिसकी प्रेजेंस जरूरी है कंप्लीट एंड फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट के लिए. नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ ए पार्टी. तो मिस जॉइंडर का मतलब होता है दैट इज रॉन्गफुल ज्वाइनिंग ऑफ ए पार्टी. ठीक है, कि किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए था एंड उसको ऐसे पार्टी ज्वाइन कर लिया, दैट इज द मीनिंग ऑफ मिस ज्वाइंटर. नॉन ज्वाइंटर का मतलब होता है नॉन ज्वाइनिंग ऑफ ए पार्टी. ठीक है, कि जिस पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए था उसको ज्वाइन नहीं किया. नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस इज जनरल रूल ये कहता है, द जनरल रूल इज दैट सूट कैन नॉट बी डिसमिस्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस ज्वाइंटर और नॉन ज्वाइंटर ऑफ पार्टी. कि एक सूट जो है वो डिसमिस नहीं होगा सिर्फ मिस ज्वाइंटर या नॉन ज्वाइंटर ऑफ द पार्टीज के बेसिस के ऊपर. नॉर अ डिग्री, अगर कोई डिग्री कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पास की है मेरिट्स के ऊपर, ना ही उसको सेट असाइड किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिफेंडेंट. बट देर इज एन एक्सेप्शन टू दिस. बट ये रूल जो है अप्लाई नहीं करता इफ देर इज नॉन जॉइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी. ठीक है, अगर नॉन जॉइंटर हुआ है किसी नेसेसरी पार्टी का, देन दैट इज फिर उसके लिए उसके रिगार्डिंग क्या कहता है दैट अगर कोई नॉन जॉइंटर होगा नेसेसरी पार्टी का, देन द सूट विल बी डिफीटेड. सो दिस सेज नो सूट शैल बी डिफीटेड. सो जनरल रूल ये कहता है कि कोई भी सूट डिफीट नहीं होगा मिस जॉइंटर या नॉन जॉइंटर ऑफ द पार्टीज को लेके, एंड कोर्ट में इन एवरी सूट डील विद द मैटर इन कंट्रोवर्सी so far as regards the rights and interests of the parties actually before it.
provided that nothing in this rule shall apply to a non-joinder of a necessary party। कोई भी चीज इस रूल में अप्लाई नहीं करेगी नॉन जॉइंडर पे नेसेसरी पार्टी की। नेक्स्ट इज व्हाट इज आर रिप्रेजेंटेटिव सूट। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है एंड वेयर दैट इज डेल्ट इन। ठीक है, कहाँ पे जो है उसके रिगार्डिंग डील किया गया है। तो व्हाट इज अ रिप्रेजेंटेटिव सूट? रिप्रेजेंटेटिव सूट इज डेल्ट इन ऑर्डर 1 रूल 8। लाइक मिस जॉइंडर नॉन जॉइंडर जो है दैट इज डेल्ट इन रूल 9, वो भी आपको मेंशन करना है। So what is a representative suit? This means that this is a suit that is filed by or against one or more persons on behalf of themselves and others having the same interest in the suit. What is the meaning of it? This is a suit, ये suit है that is filed by or against one or more persons on behalf of themselves, and others having the same interest in the suit। So conditions क्या है? What are the conditions that are necessary for the representative suit? सबसे पहले क्या है कि जो parties हैं वो numerous होनी चाहिए, उनका सेम इंटरेस्ट होना चाहिए सूट में। दे मस्ट हैव द सेम इंटरेस्ट इन द सूट। जो परमिशन ग्रांट की गई है द परमिशन मस्ट हैव बीन ग्रांटेड और द डायरेक्शन मस्ट हैव बीन गिवन बाय द कोर्ट। ठीक है, परमिशन ग्रांट की जाएगी एंड द डायरेक्शन मस्ट हैव बीन गिवन बाय द कोर्ट। Notice must have been issued to the parties whom it is proposed to represent in the suit. So these are the conditions that are necessary for the representative suit. What is a representative suit? This is a suit that is filed by or against one or more persons on behalf of themselves जिनका सेम इंटरेस्ट होता है किसी सूट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस एग्जाम्पल को समझना हो, रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल किया जा सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए विलेज। ठीक है, कि विलेज के जो इनहेबिटेंट्स हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल कर सकते हैं विद रेफरेंस टू द विलेज प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सेक्ट, कास्ट, कम्युनिटी, सो दैट इज मेंटेनेबल अंडर योर रूल 8 ऑफ ऑर्डर 1। सो इसमें जो है वो मेंटेनेबल है। Now, what is the let's have a reading to Rule 8. This says that where there are numerous persons having the same interest in one suit, one or more of such persons may, with the permission of the court, sue or be sued, or may defend such suit on behalf of or for the benefit of all the persons so interested. The court may direct that one or more of such persons may sue or be sued or may defend such suit on behalf of for the benefit of all the persons so interested। ठीक है, तो कोर्ट जो है हर केस में जहाँ पे परमिशन या डायरेक्शन दी जाती है एट द प्लेंटिव्स एक्सपेंस, वो नोटिस दे सकती है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के रिगार्डिंग टू ऑल द पर्सन सो इंटरेस्टेड, या तो पर्सनल सर्विस से या फिर वेयर बाय रीजन ऑफ नंबर ऑफ पर्सन ऐसी सर्विस जो है सर प्रैक्टिकेबल नहीं है तो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट से एज द कोर्ट इन ईच केस में डायरेक्ट। Any person on whose behalf or for whose benefit a suit is instituted or defendant under sub-rule 1 may apply to the court to be made a party to the suit। वो अप्लाई कर सकता है कोर्ट में to be made a party to the suit। So next question that we are going to discuss is that is what are the grounds that are on the basis of which the court can reject a plea। कौन से ग्राउंड्स के ऊपर जो है कोर्ट एक प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट दिस इज आस्क्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स, दिस इज आस्क्ड इन डिफरेंट स्टेट जुडिशरी एग्जाम। ठीक है, तो ये मेंस के एग्जाम और प्री एज वेल एज दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है।
सबसे पहले तो प्लेंट क्या होती है, अगर आपको इक्वेशन आ जाता है ऑन व्हाट ग्राउंड्स द प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड, सबसे पहले क्या लिखना है कि व्हाट इज अ प्लेंट। तो प्लेंट क्या है, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ ए क्लेम, ये एक स्टेटमेंट है क्लेम की, एक डॉक्यूमेंट है बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ विच द सूट इज इंस्टीट्यूट, ठीक है, जिसके रिप्रेजेंटेशन से सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इट्स ऑब्जेक्ट इज टू स्टेट द ग्राउंड्स upon which the assistance of the court is sought by the plaintiff. So there are certain grounds on the basis of which the plaint can be rejected by the court. So what are those grounds? There are 6 grounds that are given under your Rule 11. So the first one is where a plaint does not disclose the cause of action. So if the plaint is filed by the plaintiff that does not disclose any cause of action, तो court उसको reject कर देगी. But in order to reject the plaint on this ground, the court must look at the plaint and nothing else. That means जो पावर है कोर्ट की प्लेंट को रिजेक्ट करने की इस ग्राउंड के ऊपर, वो एक्सरसाइज की जा सकती है ओनली अगर कोर्ट इस कंक्लूजन के ऊपर आए कि इवन इफ अगर चाहे जितने भी एलिगेशंस प्लेंट में, even if all the allegations set out in the plaint are proved, जो plaintiff है that would not be entitled to any relief, तो वहां पे कोर्ट क्या कर सकती है, उसको फिर रिजेक्ट कर देगी। प्लेन जो है होल ही रिजेक्ट होगी, अ पार्ट ऑफ इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड। सेकेंड इज वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड, जहां पे जो रिलीफ क्लेम किया गया है अगर वो अंडर वैल्यूड है एंड कोर्ट ने प्लेंटिफ को उसकी वैल्यूएशन जो है करेक्ट करने के लिए बोला, फिक्स करने के लिए बोला एंड ही उसने किया नहीं एंड ही फेल्स टू डू सो, देन द कोर्ट कैन रिजेक्ट द प्लेंट। थर्ड इज जहां पे प्लेंट प्रॉपर्ली तो वैल्यूड है पर वेयर दैट इज इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड, बट उस पे ऊपर जो है insufficiently वो stamped है and the court has asked to supply the requisite stamp paper within the time fixed by the court, but the plaintiff failed to do so, then the court can reject the plaint. Next is where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law. तो अगर सूट अपीयर होता है फ्रॉम द स्टेटमेंट्स जो भी प्लेंट में दी हुई है कि ये बार्ड है किसी भी लॉ में, तो कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट कर देगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट फ्रॉड किया जाता है या फिर किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट दैट ही हैज डन समथिंग इन ऑफिशियल कैपेसिटी, देन दैट इज 2 months का प्रायर नोटिस देना होता है अंडर सेक्शन 80। 2 months prior notice is to be given under your section 80। अगर ये नोटिस नहीं दिया तो प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर कोई लिमिटेशन एक्ट में कोई सूट जो है विद इन 3 years फाइल करना था या कोई भी विद इन दिस टाइम पीरियड फाइल करना था एंड द plaintiff has not filed that suit within that time period, then the court can reject the plaint. Here this is written is to be barred by any law, not only under CPC but that can be under any law. So when we read order 4 that deals with institution of the suit. So that says कि जब भी plaint file की जाती है that is to be filed in the duplicate. अगर plaint duplicate में नहीं file की गई then that can be rejected under Rule 11. अगर plaintiff fail कर गया comply करने के लिए जो भी provisions Rule 9 में दी हुई हैं then the court can also reject the plaint. So what is given in Rule 9 is कि अगर plaint admit हो जाती है द प्रोसीजर ऑन द एडमिशन ऑफ द प्लेंट, अगर कोर्ट प्लेंट को एडमिट कर लेती है देन कोर्ट विल आस्क द डिफेंडेंट कि आप कोर्ट में उतनी कॉपी समन्स की सप्लाई करो जितने डिफेंडेंट है प्लस रिक्विसाइट फी डिपॉजिट करवाओ जो भी समन्स को सेंड करने के लिए लगेगी। अगर प्लेंटिफ फेल कर जाता है उसके साथ कंप्लाई करने के लिए देन द कोर्ट विल रिजेक्ट द प्लेंट। लेट्स जस्ट हैव अ रीडिंग टू रूल 9 once. So this says where the court orders that the summons be served on the defendant in the manner provided in Rule 9 of Order 5. It will direct the plaintiff to present as many copies of the plaint on plain paper as they are defendants. 7 days के अंदर उसको deposit करवाना होगा from the date of such order along with the requisite fee for the service of summons on the defendant. So I told you अगर उसने नहीं करवाया then what the court will do? The court will reject the plaint. Now, what are the consequences of the rejection of the plaint? Whether the plaintiff will be able to file a fresh suit on the same cause of action or not. So, this is dealt under Rule 30. This says the rejection of the plaint on any of the grounds
The rejection of the plaint on any of the grounds that is mentioned in Rule 11 shall not of its shall not of its own force preclude the plaintiff from presenting a fresh plaint in respect of the cause of action. तो अगर कोर्ट प्लेन को रिजेक्ट कर देती है किसी भी ग्राउंड्स के ऊपर दैट इज मेंशन्ड इन रूल 11, तो दैट विल नॉट प्रोहिबिट द प्लेंटिफ, वो प्लेंटिफ को प्रोहिबिट नहीं करेगी, फ्रेश प्लेन जो है वो फाइल कर सकता है अगेन ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन. सो दिस इज व्हाट इज अ रिजेक्शन ऑफ प्लेन, कौन से ग्राउंड्स के ऊपर प्लेन रिजेक्ट हो सकती है, एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द प्लेन. Now the next topic that we are going to discuss is that is the topic of रिटर्न स्टेटमेंट. ठीक है कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है, व्हाट इज सेट ऑफ, व्हाट इज काउंटर क्लेम. सो ये चीजें हम जो है डिस्कस करेंगे. So what is a written statement? Written statement is a document that is filed by the defendant in which he writes his own case, in which he gives the reply of the plaint, plus he raises the preliminary objections of whatever he want to raise. So written statement is to be filed within 30 days from the date of, ठीक है 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करनी होती है from the date of service of the summons. अगर 30 डेज में फाइल नहीं हुई then the court can allow for reasons to be recorded in writing 90 days from the date of service of summons. Now whether the time period that is provided in your rule 1 of order 8 is directory or mandatory in nature. क्या ये डायरेक्टरी है या फिर मैंडेटरी है. अगर तो इफ वी टॉक अबाउट द नॉन कमर्शियल सूट्स, if we talk about the non-commercial suits, then this time period is directory in nature. So the court can extend the time period beyond 90 days if that is in the interest of the justice. There is a landmark case on this, that is Slim Bar Association versus Union of India का case है इसके ऊपर. But if there are commercial suits, then the plaint can be is to be filed within 120 days from the date of service of summons. अगर 120 दिन के अंदर नहीं फाइल हुई then the defendant जो है अपना राइट फॉरफिट कर देगा फाइल करने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट को, एंड कोर्ट अलाउ नहीं करेगी टू बी टेकन ऑन द रिकॉर्ड. So in the case of commercial suits this is mandatory in nature. कमर्शियल सूट्स के केस में ये मैंडेटरी है 120 का टाइम पीरियड, 120 दिन का जो दिया हुआ है. नॉन कमर्शियल सूट्स के केस में दिस इज डायरेक्टरी इन नेचर, ये डायरेक्टरी है. द टाइम पीरियड दैट इज गिवन इज 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सम. नाउ व्हाट इज अ सेट ऑफ एंड व्हाट इज काउंटर क्लेम. सेट ऑफ क्या है, काउंटर क्लेम क्या है. तो अ प्ली ऑफ सेट ऑफ इज अ प्ली जहां पे जो डिफेंडेंट है वो एक्नॉलेज करता है द जस्टिस ऑफ द प्लेंटिव्स डिमांड, बट ही सेट्स अप अनदर डिमांड ऑफ हिज ओन, ठीक है, टू काउंटर बैलेंस दैट ऑफ द प्लेंटिव. फॉर एग्जांपल अगर प्लेंटिव ने प्लेंट में जो है ये कहा कि मुझे इससे 10,000 रुपीज लेनी है डिफेंडेंट से, बी ने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में लिखा कि मुझे इससे जो है 5,000 रुपीज लेने हैं. तो बी इज एडमिटिंग कि हाँ मैंने इसको पैसे देने हैं, बट मैंने इसको जो है मैंने इससे 5,000 रुपये लेने भी हैं, तो इसने काउंटर बैलेंस कर दिया. तो व्हाट इज अ प्ली ऑफ सेट ऑफ, दिस में बी डिफाइंड एज द एक्सटिंक्शन ऑफ डेट्स बिटवीन टू पर्सन्स of two persons are reciprocally debtors to one another by the credits of which they are reciprocally creditors to one another. तो प्ली ऑफ सेट ऑफ क्या करती है, ये एक प्ली है जिसमें डिफेंडेंट एक्नॉलेज कर रहा है द जस्टिस ऑफ द प्लेंटिव्स डिमांड, बट वो अपनी खुद की डिमांड भी रेज कर रहा है टू काउंटर बैलेंस दैट ऑफ द प्लेंटिव ईदर इन होल और इन पार्ट. So what is the set of, this is the reciprocal, this is the reciprocal acquittal of debts between two persons. So there are certain conditions that the defendant needs to satisfy.
व्हाट आर दोज कंडीशंस? सबसे पहले जो सूट है वो किसके लिए होना चाहिए? वो रिकवरी ऑफ मनी के लिए होना चाहिए, उसमें ही सिर्फ सेट ऑफ को रेज किया जा सकता है। जो सम ऑफ मनी है वो असर्टेंड होनी चाहिए, द सम ऑफ मनी मस्ट बी असर्टेंड। थर्ड वन इज सम ऑफ मनी जो है असर्टेंड लीगली रिकवरेबल होनी चाहिए, दैट इज टू बी लीगली रिकवरेबल। वो लीगली रिकवरेबल होनी चाहिए, इट मस्ट बी लीगली रिकवरेबल बाय द डिफेंडेंट अगर एक डिफेंडेंट है, या फिर सारे डिफेंडेंट्स उसको लीगली रिकवर कर सकते हैं अगर एक से ज्यादा है। वो रिकवरेबल होनी चाहिए बाय द डिफेंडेंट फ्रॉम द प्लेंटिफ एंड फ्रॉम ऑल द प्लेंटिफ्स इफ मोर देन। इट शुड नॉट एक्सीड द पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, एक्सीड नहीं करनी चाहिए पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट को लेकर। दोनों पार्टी सेम कैरेक्टर फिल करेंगी, मस्ट फिल इन द डिफेंडेंट्स क्लेम टू सेट ऑफ द सेम कैरेक्टर एज दे फिल इन द प्लेंटिव सूट। तो दोनों पार्टीज जो हैं वो सेम कैरेक्टर फिल करेंगी जैसे जो कि वो प्लेंटिव के सूट में फिल करते हैं। तो व्हाट इज a set of that we have seen, what are the different conditions that are required that we have seen. Now what is the effect of set off? तो अगर डिफेंडेंट प्लीड करता है सेट ऑफ अपने रिटर्न स्टेटमेंट में, नाउ ही इज पुट इन द पोजीशन ऑफ द प्लेंटिफ, वो प्लेंटिफ की पोजीशन में आ जाएगा एंड उसको जो है अब प्लेंट फाइल करनी होगी, ठीक है, उसको जो है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी होगी जो भी, ठीक है, इन क्लेम टू द आंसर। सो वेयर द डिफेंडेंट प्लीड्स द सेट ऑफ, ही इज पुट इन द पोजीशन ऑफ द प्लेंटिफ एज रिगार्ड्स द अमाउंट दैट इज क्लेम्ड बाय द हिम। फॉर एग्जांपल अगर बी ने रेज किया, ठीक है, अब बी का जो सेट ऑफ था दैट विल बी ट्रीटेड एज अ प्लेंट, इसका कौन रिप्लाई करेगा, ठीक है, दैट विल बी रिप्लाइड बाय द ए। अब क्या करेगा, ए अब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा। सिमिलरली एक होता है इक्विटेबल सेट ऑफ, सो वन इज सेट ऑफ, अनदर वन इज इक्विटेबल सेट ऑफ। जो रूल 6 है दिस डील्स विद ओनली लीगल सेट ऑफ, ये सिर्फ लीगल सेट ऑफ के साथ डील करता है, दिस डज नॉट डील विद द इक्विटेबल सेट ऑफ। तो इक्विटेबल सेट ऑफ इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर ऑर्डर 20, रूल 19(3) में जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सूट है बाय अ वॉशरमैन फॉर हिज वेजेस, द डिफेंडेंट एम्प्लॉयर में सेट ऑफ द प्राइस ऑफ द क्लॉथ दैट इज लॉस्ट बाय द प्लेंटिफ। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सूट फाइल करता है वॉशरमैन वेजेस के लिए, देन द डिफेंडेंट एम्प्लॉयर में सेट ऑफ the clause that is lost by the plaintiff. Now what is the difference between legal set off and equitable set off? क्या difference है legal set off and equitable set off में? Legal set off जो है that must be for the certain sum of money. Legal set off एक certain sum of money के लिए होना चाहिए। इक्विटेबल सेट ऑफ जो है दैट मे बी अलाउड इवन फॉर द अनअसर्टेन सम ऑफ मनी, वो अनअसर्टेन सम ऑफ मनी के लिए भी हो सकता है। लीगल सेट ऑफ कैन बी क्लेम्ड एज अ राइट, लीगल सेट ऑफ को एज अ राइट जो है क्लेम किया जा सकता है एंड द कोर्ट इज बाउंड टू एंटरटेन एंड एडजुडिकेट अपॉन इट। इक्विटेबल सेट ऑफ कैन नॉट बी क्लेम्ड एज दैट ऑफ राइट, इक्विटेबल सेट ऑफ को नहीं क्लेम किया जा सकता एज दैट ऑफ राइट एंड कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि कोर्ट रिफ्यूज कर सकती है टू एडजुडिकेट अपॉन इट। जो लीगल सेट ऑफ है, इन अ लीगल सेट ऑफ इट इज नॉट नेसेसरी कि जो क्रॉस डिमांड्स हैं वो अराइज करें एक ही ट्रांजेक्शन, बट इक्विटेबल सेट ऑफ कैन बी अलाउड ओनली अगर क्रॉस डिमांड्स अराइज करें एक ही ट्रांजेक्शन से। So these are the differences between set off and the equitable set off. Now one is set off, एक होता है set off, एक होता है counter claim. Counter claim is dealt in your rule 6. So counter, what is the meaning of the counter claim? This may be defined as a claim that is made by the defendant in a suit against the plaintiff.
तो यहाँ पे जो है राइट भी क्लेम किया जा सकता है। इट मे सेट अप ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ ए क्लेम फॉर विच द डिफेंडेंट कैन फाइल अ सेपरेट सूट। तो डिफेंडेंट किसी भी सूट में इन एडिशन टू ऑफ हिज राइट ऑफ प्लीडिंग अ सेट ऑफ अंडर रूल 6 वो सेट ऑफ कर सकता है काउंटर क्लेम को अगेंस्ट द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ, जिसके लिए वो सेपरेट सूट भी फाइल कर सकता है, वो यहाँ पे रेज कर सकता है उसको। यहाँ पे भी वो जो है एक्सीड नहीं करना चाहिए पेक्यूनियर लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। एंड ऐसा जो काउंटर क्लेम है उसका सेम इफेक्ट होना चाहिए as a cross suit as to enable the court to pronounce a final judgment in the same suit but on the original claim and on the counter claim. So what is the difference between set off and counter claim? क्या डिफरेंस है सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम में? तो सेट ऑफ क्या है? सेट ऑफ इज अ, लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज। सेट ऑफ क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी डिफेंस है। दिस इज अ स्टैट्यूटरी डिफेंस टू द प्लेंटिफ्स एक्शन। ये एक स्टैट्यूटरी डिफेंस है प्लेंटिफ के एक्शन को लेके। वेयर एज काउंटर क्लेम क्या है? दिस इज सब्सटैंशियली अ क्रॉस एक्शन। काउंटर क्लेम क्या है? ये क्रॉस एक्शन है। सेट ऑफ क्या है? ये एक सर्टेन सम ऑफ मनी के लिए होना चाहिए। सेट ऑफ मस्ट बी फॉर द सर्टेन सम ऑफ मनी एंड मिस इट मस्ट अराइज आउट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। बट काउंटर क्लेम जो है दैट नीड नॉट अराइज आउट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। ये जरूरी नहीं है कि ये सेम ट्रांजेक्शन से अराइज हो। सेट ऑफ क्या है? सेट ऑफ इज द ग्राउंड ऑफ डिफेंस। ये ग्राउंड ऑफ डिफेंस है टू द प्लेंटिफ सेक्शन। This is a ground of defense to the plaintiff action. Legal set off क्या है? In case of legal set off, the amount must be recoverable at the date of the suit. जो amount है वो recoverable होना चाहिए date of the suit में। Whereas counter claim में क्या है? That must be recoverable at the date of the written statement. वो recoverable होना चाहिए written statement की date पे। नेक्स्ट इज जहां पे डिफेंडेंट डिमांड कर रहा है प्लेंटिफ के सूट में अमाउंट बिलो और अप टू द प्लेंटिफ्स क्लेम, तो वो सेट ऑफ होगा। फॉर एग्जांपल, अगर प्लेंटिफ ने डिमांड किया 1000 रुपीज अपनी प्लेंट में, 10,000 रुपीज, तो बी भी या तो इससे कम पैसे डिमांड कर रहा है, इज डिमांडिंग 7,000, 8,000, 9,000 या इक्वल मनी डिमांड कर रहा है। बट काउंटर क्लेम में डिफेंडेंट जो है वो इससे ज्यादा मनी भी क्लेम कर सकता है। बट वेयर इट इज फॉर अ लार्जर अमाउंट द क्लेम फॉर द एक्सेस अमाउंट इज रियली अ काउंटर क्लेम। वो क्या होगा? दैट इज अ काउंटर क्लेम। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट अगर डिफेंडेंट ने जो है रिटर्न स्टेटमेंट में काउंटर क्लेम रेज कर दिया एंड उस दौरान जो है अगर प्लेंटिफ का सूट स्टे हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया या डिसमिस हो गया, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द डिफेंडेंट्स काउंटर क्लेम? सो द काउंटर क्लेम मे नेवरदलेस बी प्रोसीडेड विद। ठीक है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो काउंटर क्लेम का इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट ऑल्सो काउंटर क्लेम के साथ कोर्ट क्या करेगी? प्रोसीड करेगी। So this is what is that set of, what is counterclaim and what is the difference between these. Now next is that is order 9. This is very important. Directly आपको क्वेश्चन आ जाता है, write the rules of order 9 regarding the appearance and non-appearance and consequences of non-appearance of the party. So this order deals with what? Appearance of parties and consequences क्या होंगे non-appearance के। तो ऑन द डे फिक्स, जिस दिन कोर्ट डे को फिक्स कर देती है इन समन्स में फॉर द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर, तो पार्टीज क्या करेंगी? वो इन अटेंडेंस एट द कोर्ट हाउस, वो कोर्ट में अटेंड करेंगे। अगर कोर्ट जो है सूट को डिसमिस कर सकती है अगर समन सर्व नहीं हुए। क्यों नहीं सर्व हुए? क्योंकि प्लेंटिफ ने कॉस्ट ही नहीं पे, तो
वी हैव जस्ट स्टडीड ऑर्डर 7 में हमने पढ़ा था व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द एडमिशन ऑफ द प्लेंट। एक बार जब प्लेंट एडमिट हो जाती है तो डिफेंडेंट को उतनी कॉपी सप्लाई करनी होती है जितने डिफेंडेंट है, प्लस उसको रिक्विसाइड फी डिपॉजिट करवानी होती है अंडर रूल 9 ऑफ ऑर्डर 7। अगर वो फेल कर गया, ऐसा उसने नहीं किया, इस चक्कर में जो है, ठीक है, समन सर्व ही नहीं हुए डिफेंडेंट को, देन कोर्ट कैन डिसमिस द सूट। अगर दोनों पार्टीज ही अपीयर नहीं हुई हैं तो भी कोर्ट डिसमिस कर देगी सूट को। बट अगर कोर्ट ने रूल 3 एंड रूल 2 में डिसमिस कर दिया सूट को, देन प्लेंटिफ इज नॉट बार्ड, ही कैन फाइल अ फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। वो फ्रेश सूट को फाइल कर सकता है सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, या फिर वो उसको सेट असाइड भी करवा सकता है एंड अपॉइंट अ डे फॉर प्रोसीडिंग विद द सूट। नेक्स्ट इज, अगर जो समन्स हैं वो अनसर्व्ड रिटर्न आ गए एंड डिफेंडेंट जो है वो फेल कर गया, उसने अप्लाई नहीं किया विद इन 7 डेज, 7 डेज के अंदर अंदर उसने अप्लाई नहीं किया अगर फ्रेश समन्स के लिए, देन द कोर्ट कैन डिसमिस द सूट। So where after a summons has been issued to the defendant या फिर one of the several defendants who and that returned unserved, then the plaintiff feels एंड प्लेंटिव जो है फेल कर जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिटर्न मेड टू द कोर्ट बाय द ऑफिसर ordinarily certifying to the court returns made by the serving officer to apply for the issue of the fresh summons, the court shall make an order that the suit be dismissed as against such defendant unless the plaintiff has within the period satisfied the court. So what is the procedure when only plaintiff appears? तो क्या प्रोसीजर है जहाँ पे सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर होता है? तो जहाँ पे सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर होता है, डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है, एंड व्हेन द सूट इज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग, देन अगर तो समन्स ड्यूली सर्व हुए हैं, द समन्स वाज ड्यूली सर्व, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द सूट शैल बी हर्ड एक्स पार्टी। सूट को कोर्ट एक्स पार्टी हियर कर लेगी। तो व्हाट इज द एक्स पार्टी? एक्स पार्टी मीन्स when in spite of serving the summons to the defendant he does not appear in the court, then court can proceed ex parte। अगर समन सर्व नहीं हुए हैं तो कोर्ट जो है डायरेक्ट करेगी सेकंड समन्स को टू बी इश्यूड एंड सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट। अगर समन सर्व हो गए हैं बट वो टाइम पे नहीं हुए, तो समन्स was served but not in sufficient time to enable to appear and answer on the day fixed in the summons, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट पोस्टपोन कर देगी हियरिंग ऑफ द सूट को फ्यूचर डेट के ऊपर, एंड कोर्ट डायरेक्ट कर देगी नोटिस ऑफ सच डे टू बी गिवन टू द डिफेंडेंट। तो व्हाट इज द प्रोसीजर जहाँ पे डिफेंडेंट अपीयर हो जाता है एडजर्न हियरिंग पे एंड ही असाइंस द गुड कॉज फॉर प्रीवियस नॉन अपीयरेंस? तो वेयर द कोर्ट हैज एडजर्न द हियरिंग ऑफ द सूट एक्स पार्टी एंड द डिफेंडेंट जो है अपीयर हो जाता है एंड ही असाइंस द गुड कॉज कि वो क्यों नहीं आ पाया, देन कोर्ट जो है उसको डायरेक्ट करेगी कि आप कॉस्ट पे कर दो एंड बी हर्ड इन आंसर टू द सूट एंड एज इफ ही हैड अपीयर्ड ऑन द डे फिक्स्ड फॉर हिज अपीयरेंस। तो रूल 6 में व्हाट वी हैव सीन इज कि जहाँ पे सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर होता है। रूल 8 डील विद व्हाट इज द प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट ओनली अपीयर्स, कि जहाँ पे सिर्फ डिफेंडेंट अपीयर होता है। जहाँ पे सिर्फ डिफेंडेंट अपीयर होता है एंड प्लेंटिफ अपीयर नहीं होता, तो कोर्ट जो है सूट को डिसमिस कर देगी अगर डिफेंडेंट रिजेक्ट कर देता है क्लेम को, अगर वो एडमिट नहीं करता है। अगर डिफेंडेंट ने एडमिट कर लिया क्लेम को, देन द कोर्ट विल पास अ डिक्री अगेंस्ट हिम। अगर उसने एक पार्ट एडमिट कर लिया तो उतने के अगेंस्ट तो कोर्ट उसके अगेंस्ट डिक्री पास कर देगी एंड रिमाइंडर जो है सूट को डिसमिस कर देगी। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट इफ अगर सूट जो है होली या पार्टली डिसमिस कर दिया कोर्ट ने रूल 8 के अंडर, whether the plaintiff can file a fresh suit on the same cause of action। तो रूल 9 सेज दैट प्लेंटिफ को प्रोहिबिट किया जाएगा, वो सेम फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकता है सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेकर, बट ही कैन अप्लाई टू सेट द डिसमिसल असाइड। So if he satisfies the court that there was some sufficient reason for his non-appearance, कि sufficient reason था उसकी non-appearance के लिए, then what the court will do? तो court उसको set aside कर सकती है and the court can appoint a date proceeding with the suit. Now if the court has proceeded ex parte, then under rule 13, ठीक है, rule 13 के अंदर that a defendant can apply to set aside that, डिफेंडेंट अप्लाई कर सकता है उसको सेट असाइड करवाने के लिए।
एंड कोई भी टिकरी सेट असाइड नहीं की जाएगी ऑन एनी सच एप्लीकेशन अनलेस नोटिस हैज बीन सर्व्ड ऑन द ऑपोजिट पार्टी, जब तक नोटिस ऑपोजिट पार्टी को सर्व ना हो जाए. So this is regarding your that is odd and night. So in our next video, we'll discuss more important topics. So before I end this video, there is a special offer that is running on Unacademy. So 6 months का subscription जो है that is only available at 36,000 something by using this code, and ये offer सिर्फ 21st तक valid है. Similarly, you can save your money on 12 months plan also. There is free All India's Judiciary Scholarship Test that is going to be conducted on 5th of March. You can just enroll yourself in this. This is one of the comprehensive batches that is starting. This is linking batch for Rajasthan and Gujarat. So her state के लिए different batches are there. This is UP mains batch. So this is mains test series for UP Judiciary. This is only available at 2999. You can just join this by using this code, and this offer is valid only for first 100 subscribers. So thank you so much everyone. I'm just ending the session here only.